प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। बरसात की मेहरबानी से मन में बस एक ही विचार आता है कि मेघों ने धरती का फिर नूतन श्रृंगार किया, अमृत ने पानी बनकर के अवतार लिया। ये भविष्य की धाती है, इसे आज संजोया जाए। पानी ही अमृत कल का, इसे आज बचाया जाए। वर्षा का होना हमारे लिए खुशहाली तो लाता ही है, साथ ही साथ लाता है एक जिम्मेदारी ये कि हम बरसात के पानी का संचयन करें, संजोएं। वैसी ही जिम्मेदारी जैसे कृषि दर्शन ने उठा रखी है हमारे किसान साथियों के लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर आने का और आप तक पहुंचाने का। आज भी कृषि दर्शन में बाजरा, मक्का और ज्वार से जुड़ी जानकारी आपका कर रही है इंतजार, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। जैविक उत्पादन से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी, लंपी डिजीज को महामारी घोषित करने की मांग। श्रीगंगानगर में 17वां गाजर घास जागरूकता सप्ताह संपन्न और लक्ष्य से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने राष्ट्रीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जैविक उत्पादन से किसानों की आय बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि जैविक उत्पादन से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही है। जैविक खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का 20% MSP अधिक मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश को पूर्ण जैविक राज्य बनाने तथा गोपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में परिस्थितियां बदली हैं, हमें फिर से पुरानी परंपराओं की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हम सब बच पाएंगे। हमें जैविक खेती को एक अभियान के रूप में लेना होगा। श्री कटारिया ने कहा कि ज़माना आधुनिक तकनीकों का है, किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा क्योंकि किसान की जोत सीमित हो गई है। इसके अलावा हर किसान को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि उसे समय पर सहायता मिल सके। लंपी बीमारी देश के कई राज्यों में फैल चुकी है, जिसे देखते हुए राजस्थान ने केंद्र सरकार से लंपी बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग की है। लंपी स्किन डिजीज की वजह से राज्य में अब तक करीब 22,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिसमें गायों की मौत के मामले अधिक हैं। गौरतलब है कि कई राज्य इन दिनों लंपी स्किन डिजीज के प्रकोप से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से राज्यों में बड़ी संख्या में गाय समेत अन्य मवेशियों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कुल 7 से 8 राज्य शामिल हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार ने केंद्र से लंपी डिजीज को महामारी घोषित करने की मांग की है। राज्य के अधिकांश जिलों में ये बीमारी फैल गई है। इसका हवाला देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे महामारी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गाय जिस तरह से इस बीमारी की चपेट में आती है वो दर्दनाक और अकल्पनीय है। गाय के प्रभावित होने की स्थिति में उन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसे पहले करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति बदतर होती जा रही है। अगर ये बीमारी फैलती रही तो कोविड की तरह ये हमारे मवेशियों को प्रभावित करेगी। यदि इसे महामारी घोषित किया जाता है तो राज्य को आपदा कोष से राहत मिल सकती है।
और प्रभावी कार्य किया जा सकता है। फिलहाल राज्य के 28 जिले इससे प्रभावित हैं, जिसमें श्री गंगानगर में सबसे अधिक मौतों के मामले सामने आए हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि महाविद्यालय श्री गंगानगर के संयुक्त तत्वाधान में 16 से 22 अगस्त के बीच 17वां गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि महाविद्यालय श्री गंगानगर के तत्वावधान में केंद्र सरकार के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के आह्वान पर 17वां गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर एनएसएस प्रभारी डॉक्टर दशरथ सागर ने बताया कि गाजर घास एक विदेशी खरपतवार है जो हमारे देश में 1955 में गेहूं आयात के दौरान आई थी। अब तक ये 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। ये मुख्य रूप से खाली जगहों पर, अनुपयोगी भूमि पर, सड़कों, रेलवे लाइन के किनारों पर बहुत अधिक पाई जाती है। गाजर घास का पौधा 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है तथा 1 साल में इसकी 3 से 4 पीढ़ियां पूरी हो जाती हैं। इससे त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी, बुखार, दमा जैसी बीमारी होती है। गाजर घास के तेजी से फैलने के कारण उपयोगी वनस्पति खत्म होने लगती है। जैव विविधता के लिए गाजर घास बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। इस मौके पर शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर सिंह मीना ने बताया कि वर्षा ऋतु में गाजर घास को फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर कंपोस्ट बनाना चाहिए। जहां पर खाली जमीन है वहीं पर शाकनाशी रसायन ग्लाइफोसेट का 1 से 1.5% घोल का फूल आने से पहले छिड़काव करने से ये कंट्रोल होती है। इसके बायो कंट्रोल के लिए मैक्सिकन बीटल कीट को बारिश में गाजर घास के पास छोड़ देना चाहिए। ये कीट इसे भोजन के रूप में खाकर खत्म कर देता है। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लक्ष्य से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटने में सफलता हासिल की है। साहूकारों के चंगुल से ज्यादा किसानों को मुक्त रखने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत रखे गए लक्ष्य से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि केंद्र ने 22 मई 2022 को घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2.5 करोड़ किसानों को खेती के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा था, जबकि करीब 3 करोड़ 27 लाख 87 हजार नए केसीसी मंजूर किए गए हैं। इन कार्ड धारकों को 3,72,537 करोड़ रुपए की रकम लोन के रूप में मिलेगी। इस बार केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण देने का टारगेट 18 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस टारगेट को इसलिए बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा किसानों को आसानी से लोन मिल सके और वो साहूकारों के मोटे ब्याज पर पैसा लेने से मुक्ति पा सकें। इसके लिए बैंकों को एप्लीकेशन मंजूर होने के 14 दिन के भीतर क्रेडिट कार्ड बनाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। कार्ड बनवाने के लिए किसान अपने नज़दीकी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालन, डेयरी और मछली पालन आदि के लिए किसानों को 7% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन लोन उपलब्ध है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे बाजरा, मक्का और ज्वार में समेकित कीट प्रबंधन की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटे अनाज की मांग को देखते हुए हमारा जो किसान है वो भी इसकी तरफ नवाचारी खेती करने के लिए आकर्षित हो रहा है। ऐसे में बात करें विशेष तौर से बाजरा, मक्का और ज्वार में समेकित कीट प्रबंधन की, वो क्यों ज़रूरी है और किस तरह किया जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद तेतरवाल, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पाली से। नमस्ते डॉक्टर साहब। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज बाजरा, मक्का और ज्वार की, लेकिन सबसे पहला सवाल आता है मोटे अनाज की। बात हमने शुरू में की, किस तरीके से मोटे अनाज का महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें, मांग बढ़ रही है तो नए नए उत्पाद भी, सह उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। इसके विषय में थोड़ा सा किसान साथियों को बताइए।
2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया गया है और सरकार का भी इस पे बहुत ज़्यादा जोर है कि मोटे अनाजों को अपने दैनिक जीवन में खान पान में भी शामिल किया जाए। और इनका किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मोटे अनाजों को लगा के इनके जो प्रसंस्करण, जो आगे इनके उत्पादन के बाद में इनका प्रसंस्करण करके अपने एक अच्छी आय इससे ले सकते हैं। तो इनका प्रसंस्करण करके, जैसे कि बाजरा है, मक्का है, इनके आज मार्केट में चिप्स आते हैं, बिस्किट आते हैं, इनके लड्डू बनते हैं, इनके केक बनता है। तो ऐसे बहुत सारे इनके उत्पाद बनते हैं जिनको अपन प्रसंस्कृत करके ऐसे उत्पाद बना के अपनी आय बढ़ा सकते हैं और अपना स्वास्थ्य के ऊपर, अपने परिवार का जो स्वास्थ्य है, क्योंकि जैसे मोटे अनाजों की बात करें तो इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और रेशे इसका काफ़ी मात्रा में, इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे खनिज तत्व है वो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है। और प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज मोटे अनाजों को बहुत अपने खान पान में बहुत यूज करते थे, उपयोग करते थे, पर बीच में कुछ इन मोटे अनाजों से थोड़ा सी इनका खान पान में थोड़ा कम हो गया था। तो इस पे अब अपने को और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की कि किस तरीके से मोटे अनाज का महत्व है। अगर बात करें राजस्थान प्रदेश की और यहाँ के मुख्य खाद्यान्न की, जो है बाजरा, ऐसे में बाजरे की अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कीड़ों से उसको बचाया जाए। किस तरीके के कीट बाजरे की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं और किस तरीके से उनका पूरी तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है सुरक्षित तरीके से, ये भी बताइए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि बाजरे की फसल में मुख्यतः एक तो सफ़ेद लट का आक्रमण होता है अपने राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की ज़मीन रेतीली ज़मीन है और जो सफ़ेद लट जो कीट है वो रेतीली ज़मीन में अपनी प्रजनन क्षमता अधिक करता है और उसके लिए वो एक उपयुक्त ज़मीन, उपयुक्त माध्यम रहती है। तो उसमें बाजरे की फसल में ये एक तो सफ़ेद लट का बहुत आक्रमण होता है। ये सफ़ेद लट ज़मीन में, इसकी जो अंडे और इसकी जो लट है वो ज़मीन में रहते हैं और ये अपने जो अंग्रेजी का जो सी अक्षर होता है उसके आकार की एक मोटी सफ़ेद कलर की लट होती है। तो ये बाजरे की जड़ों को खा के नुकसान करती है। जो जड़ों को धीरे धीरे काटती है तो बाजरे का पौधा धीरे धीरे पत्तियाँ पीली पड़ के सूखने लगता है और फिर पौधा मुरझा के सूख जाता है। तो एक तो सफ़ेद लट नुकसान करती है, दूसरा बाजरे की फसल में एक तना छेदक कीट लगता है। ये गुलाबी कलर की लट होती है। ये बाजरे के तने में घुस के उसको पूरा खोखला करती है और तने को खाती है और ये तने में घुसने से पहले बाजरे की पत्तियों का भक्षण करके उसको नुकसान करती है। इसके अलावा बाजरे में जैसे सिट्टा निकलने के बाद में एक कीड़ा लगता है जिसको अमेरिकन सुंडी बोलते हैं, जैसे जो मुख्यतः वो कपास में लगता है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी एक सर्वभक्षी कीट है तो बहुत सारी फसलों में लगता है। तो ये बाजरे के सिट्टे में घुस के उसके दानों को खाता है। इसके अलावा चेपा लगता है इसमें, वो भी बाजरे के सिट्टे में भी लगता है और पत्तियों पे भी और तने में। ये चेपा जो रस चूसक कीट है तो रस चूस के बाजरे को नुकसान करता है। इसके अलावा आजकल फड़का कीट है, जैसे अपन ने देखा कि पिछले साल फड़का कीट का बहुत आक्रमण हुआ था और ये फड़का कीट भी एक बारी यदि इसकी संख्या ज़्यादा होती है तो ये काफ़ी नुकसान करता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता चला कि बाजरे की फसल में किस तरीके के कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करें कि इन कीड़ों का नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है, वैज्ञानिक तरीके से भी और सुरक्षित तरीके से भी, ये भी बताइए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों पे निर्भर होने लग गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रासायनिक कीटनाशकों पे निर्भर होने से क्या होगा कि अपने एक तो कीड़ा पूरी तरह से अपन उसकी रोकथाम भी नहीं कर पाएंगे, दूसरा वातावरण में जितने भी अपने जो मित्र कीट, जो किसान के मित्र कीट बोलते हैं, जो इनके शत्रु कीट होते हैं, तो उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है ज़्यादा रासायनिक कीटनाशकों के यूज़ से। तो मेरा कहना ये है कि हमें समेकित कीट प्रबंधन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और समेकित कीट प्रबंधन के लिए अपने को फसल की बुआई से लेके फसल के कटाई तक उसी पे ध्यान देना होगा। तो फसल की बुआई पे अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो मिट्टी में, जैसे कि मैंने सफ़ेद लट की बात की, तो मिट्टी में जैसे अपने बुआई से पहले
खेत की तैयारी करते हैं तो खेत में जैसे एक बिवेरिया बेसियाना है या एक मेटाराइजियम एनिसोप्ली के नाम से एक जैविक पाउडर आता है, तो उसको 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या तो नीम की खली में मिला के या सड़ी हुई गोबर के साथ मिला के उसको अपने खेत में डालें। दूसरा, बुआई करते समय बीजोपचार ज़रूर करें। बीजोपचार के लिए अपन क्लोरोपाइरिफॉस नाम की एक दवा आती है, उसका 8 से 10 मिलीलीटर दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से अपने को काम में लेनी है। तो ये अपने को बुआई के समय ध्यान रखना है। और उसके बाद में भी यदि कोई समस्या कीट की आती है, अपने को दिखती है उस पर समस्या, तो अपने को पहले वानस्पतिक कीटनाशक होते हैं उन पे जाना है। तो वानस्पतिक कीटनाशक में जैसे नीम तेल है, जिसका 1500 ppm का जो नीम तेल है, उसका अपने को 5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर के हिसाब से काम में लेनी है। उसके अलावा जैसे गौमूत्र है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले एडवांस में अपने करेंगे तो अपने इसमें कीट का प्रकोप कम रहेगा। दूसरा, यदि फिर भी उसमें समस्या आपको दिखती है तो जैसे रासायनिक कीटनाशक है, वो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल के नाम से आता है। दूसरा एक एमामेक्टिन बेंजोइट है, इनका भी अपन छिड़काव कर सकते हैं, जैसे तना छेदक है इसके रोकथाम के लिए। दूसरा, सफ़ेद लट के लिए उसमें जैसे अपने को पता है कि रात के समय इसके जो वयस्क है सफ़ेद लट के, रात के शाम के समय जैसे अंधेरा होता है तो बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए अपन खेत में प्रकाश पास है वो लगा सकते हैं। तो उस पर वो अट्रैक्ट होके उसके नीचे अपने एक चौड़े बर्तन में पानी डाल के उसमें या तो केरोसिन तेल हो या फिर उसमें कोई कीटनाशक डाल के रख देंगे, तो जितने वो उसमें लाइट की तरफ आके उसमें गिरेंगे और मरते रहेंगे। और वो रात को ज़्यादातर पेड़ों पे बैठते हैं, तो पेड़ों पे कोई जैसे क्विनाल फोस नाम की एक दवा है, उसका छिड़काव करके उनको रोकथाम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात करें मक्का की। मक्का की फसल में कौन से कीड़े लगते हैं और किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। मक्का में जैसे बात करें तो मक्का में मुख्य रूप से 3-4 तरह के कीट ज़्यादा नुकसान करते हैं। बाकी तो इसमें बहुत सारे कीट लगते हैं, पर मुख्य रूप से मेजर जो कीट है वो 4 तरह के होते हैं। इनमें जैसा कि अपन ने पिछले 3-4 साल से सुन रहे, एक तो फाल आर्मीवर्म के नाम से एक कीट आता है, तो वो उसका काफ़ी मक्का में देश के कई भागों में जहाँ जहाँ मक्का का उत्पादन हो रहा है, बहुत ये कीट बहुत नुकसान कर रहा है। इस लट का दूसरा भूरा रंग होता है, तो इस पे 3-4 तरह की जो लाइन होती है येलो कलर की, तो ये लट क्या है कि शुरुआत में पौधे में पत्तियों को खाती है, और पत्तियों को इस तरह से खाती है कि पौधे की पत्तियों को देखेंगे तो उस पर कागजी थोड़े ऐसे धब्बे दिखेंगे, क्योंकि ये पत्तियों के हरे भाग को खा के उसको खुरच के खाती है और केवल उसकी जो एक झिल्ली जैसी वो सफ़ेद कलर की वो छोड़ती है। और धीरे धीरे ये लट फिर ऊपर बढ़ती है तो पत्तियों को खाती रहती है। उसके जैसे देखेंगे कि तो पत्तियाँ जैसे कोई चीज़ से काटी हुई हो, और फिर ये ऊपर पौधे के शीर्ष भाग में घुस के उसको अंदर से उसके पौधे के तने को खाती है, और जैसे ही नई पत्तियाँ खुलती है तो उसमें अपने को छिद्र नज़र आते हैं। तो ये जो फॉल आर्मीवर्म है ये काफ़ी इस मक्का को काफ़ी नुकसान करने लगा है पिछले 3-4 साल से। पहली बार ये 2018 में दिखाई दिया था। तो इसकी रोकथाम के लिए अपने को समेकित कीट प्रबंधन पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे दूसरा एक स्टेम बोर तना छेदक इसमें लगता है, वो थोड़ा पिंक कलर का होता है, हल्के पीले गुलाबी रंग का। और इसके अलावा इसमें मक्का में एक तना मक्खी लगती है। तो ये तना मक्खी मक्का जब शुरुआत में बुआई इसके बाद में इसके उगने के बाद में 2 से 3 दिन से लेके इसका 25 दिन की फसल होती है, तब तक ज़्यादा इसका असर होता है तना मक्खी का। ये अपने जो घरेलू मक्खी है दिखने में उसी के बराबर की होती है। तो ये तना मक्खी भी इसके तने में घुस के इसके अंदर इसको खाती है। चेपा भी लगता है मक्का में। दूसरा इसमें दीमक भी लगती है। दीमक नीचे इसकी जड़ों में लगती है, जड़ों को काटती है और तने पे चढ़ती है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर आती है। तो ये काफ़ी इसमें 4-5 तरह की ये कीट बहुत नुकसान करते हैं। तो इनके समेकित कीट प्रबंधन के लिए जैसे मैंने बताया, जैसे बाजरे में बताया, वैसे ही अपने को खेत में जैसे अप्रैल मई में गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ो, ताकि इसके जो अंडे और जो इसकी जो कोशित अवस्था है और वो जैसे खुले खेत में ऊपर आए तो उसको कुछ पक्षी भक्षण करेंगे और कुछ उसके ताप की वजह से वो नष्ट हो सके। और इसके अलावा फिर अपन बुआई के समय बीज का उपचार करो। उपचार के लिए अपन थियामेथोक्साम के नाम से एक दवा आती है,
उसको 8 से 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से काम में लेते हैं, या फिर एक आजकल जैविक दवाई ट्राइकोडर्मा आता है, उससे भी अपन बीजोपचार कर सकते हैं, इसका 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। और फिर ऊपर इसमें अपन शुरुआत में यदि थोड़ा बहुत कहीं इसका नुकसान दिखाई दे तो नीम ऑयल या फिर गोमूत्र, इनका छिड़काव बार बार इसमें किसान भाइयों को करते रहना चाहिए, ताकि ये कीट का प्रकोप ज़्यादा नहीं हो। इसके अलावा जैसे इसका एक जैविक परजीवी है जिसको ट्राइकोग्रामा के नाम से जानते हैं, उसके 1.5 लाख अंडे इसमें खेत में छोड़े। और इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप जो आता है वो ज़रूर खेत में लगाए किसान भाई, वो 4 से 5 फेरोमोन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगाए, ताकि फेरोमोन ट्रैप क्या है कि उसको कीड़े को क्या है कि निगरानी रखने में सहायता करता है। जैसे ही इसके जो वयस्क कीट है वो जैसे ही खेत में आएगा तो फेरोमोन में जैसे आके फंसेगा तो अपने को इसका सही समय पे पता चल जाएगा। तो उसी टाइम कोई सस्ती दवाई से भी, नीम तेल या कोई सस्ती दवाई से छिड़काव करेंगे तो अपने को रोकथाम मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, कुल मिला के बात यह है कि हमें जहां तक हो सके बाजरा, मक्का, ज्वार या कोई भी फसल हो उसमें प्राथमिकता पे जैविक नियंत्रण को रखना है, और रासायनिक नियंत्रण जो है कीड़ों का वो आखिरी विकल्प के तौर पर काम में लेना है। आप कार्यक्रम में आए और बाजरा, मक्का, ज्वार में समेकित कीट प्रबंधन की बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर अरविंद तेतरीवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप बाजरा, मक्का, ज्वार में समेकित कीट प्रबंधन जरूर करेंगे और अच्छी पैदावार लेंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।